से ठीक 22 दिन बाद 2024 का आगाज हो जाएगा। वो साल जो देश की राजनीति की दिशा को नया आयाम देगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अब महज 4 महीनों से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। तो बीजेपी विरोधी खेमे में भी सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दावों और वादों का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या 3 राज्यों में बम्पर जीत की तरह ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा। 24 की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी और विपक्ष की तैयारियों का संपूर्ण विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। मोदी मोदी के नारे, भारत माता के जयकारे। जिस धरा से प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, जिस जमीन से प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी को बुलंदियों तक पहुंचाने का हौसला और साहस मिला, हिंदुस्तान की उसी जमीन ने एक बार फिर बीजेपी को 24 की चुनौती से लड़ने का रोड मैप दे दिया है। इस भीड़ को कोई लाया हो या न लाया हो, लेकिन चेहरे की ये चमक मौलिक है। इसमें रत्ती भर भी बनावट नहीं है। देश के 3 राज्यों में बम्पर जीत से भगवा पताका थामने वाले कार्यकर्ता गदगद हैं, लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल यह है कि विधानसभा चुनावों में मिली कामयाबी का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होंगे? 24 की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी और बीजेपी के विरोधियों की कैसी तैयारी है? 5 राज्यों में चुनाव के बाद देश इलेक्शन मोड में आ चुका है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली कामयाबी ने बीजेपी को बूस्टर डोज दे दिया है। लिहाजा बीजेपी ने बिना देर किए चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में संयोजक और प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संचालन समिति बना दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी ने तय किया है कि वो इसी महीने से विपक्ष में सेंधमारी का बड़ा अभियान चलाएगी। बताया जा रहा है कि हर जिले में विपक्ष के पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों से संपर्क किया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन क्या इतने से ही बीजेपी का मिशन 24 कामयाब हो जाएगा? सवाल ये भी कि बीजेपी क्यों लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने को लेकर कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात जुलाई महीने में कही थी, यानी तब बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कामयाबी नहीं मिली थी। वैसे प्रधानमंत्री कई दफा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करते रहे हैं। 2 दिन पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी उन्होंने यही कहा था। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में
पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता 24 में फिर से मोदी सरकार बनने का दावा करते रहे हैं। मैं आज यहाँ से ये मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूँ कि इस बार भी 300 पार होने वाला है। राजनीति में दावे और वादे होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे। 2024 में बीजेपी क्या 300 से ज्यादा सीटें जीत सकती है? जवाब ऐसे समझा जा सकता है। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जिसकी बदौलत उसने 282 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, जो 2014 से 6% ज्यादा थे। इसके साथ ही बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये 1989 के बाद किसी भी पार्टी को मिला सबसे बड़ा वोट शेयर था। 2019 से अब तक कई पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं। मसलन बिहार में जेडीयू और पंजाब में अकाली दल जैसी पार्टियां एनडीए से अलग हो चुकी हैं। मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 38 पार्टियां हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनमें से 9 पार्टियां 2019 में चुनाव ही नहीं लड़ी थीं। 16 पार्टियों का एक सांसद तक नहीं है। 2019 में एनडीए को जो 45% वोट मिले थे, उसमें 37% से ज्यादा तो बीजेपी के थे। बाकी की जितनी पार्टियां थीं, उनमें से कोई भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत ने बीजेपी को 24 की जीत का मंत्र भी दे दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहले से अलग रणनीति अपनाई। खास तौर से बीजेपी का फोकस 5 फार्मूलों पर रहा। ये फार्मूले क्या थे, ये जानना भी जरूरी है। उत्तर भारत के 3 राज्यों में मिली जीत और तेलंगाना में पहली बार सबसे ज्यादा सीटें जीतने में बीजेपी की रणनीति की अहम भूमिका रही। इस चुनावी रणनीति का पहला चैप्टर था कांग्रेस के बड़े चेहरों पर निशाना। राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे। बीजेपी के करीब हर बड़े नेता ने तीनों पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक ने कांग्रेस के दिग्गजों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री इलाज से लेकर मुफ्त की कई योजनाएं लॉन्च की थी। इससे मुकाबले के लिए बीजेपी ने भी गारंटी देने में देर नहीं की। चुनाव से ठीक पहले गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। सितंबर में संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। इसके ठीक बाद 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित किया। महिला आरक्षण बिल संसद से पास होने के बाद राजस्थान में मोदी की ये पहली रैली थी। लिहाजा संदेश देने के लिए कार्यक्रम में महिलाओं को खास तवज्जो दी गई। पूरी रैली का जिम्मा महिला कार्यकर्ताओं के पास था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने भी बीजेपी को बम्पर वोट दिलवाए। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी ने नए चेहरों पर ज्यादा दांव लगाया। टिकट देने में वफादारी से ज्यादा जीतने की काबिलियत देखी गई। मध्य प्रदेश में 1/3 विधायकों के टिकट काट दिए गए। छत्तीसगढ़ में 90 में से 55 नए उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। नए चेहरों को मौका देने का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को दोनों राज्यों में बम्पर जीत हासिल हुई। इसके साथ ही बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई लीडर है, जिन्होंने
उत्तर भारत के तीनों राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में अहम रोल निभाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने 34 रैलियां की। इनमें 15 रैलियां राजस्थान और मध्य प्रदेश में की। अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मुफ्त योजनाओं को मोदी की गारंटी से काउंटर किया और इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी फार्मूले को अपना सकती है। वो कौन से मुद्दे हैं जिनके जरिए बीजेपी अपने विरोधियों को घेरने की तैयारी में है? विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाती रही, लेकिन नतीजों से साफ हो गया कि जनता को इससे कम ही वास्ता है। बीजेपी के चुनावी मुद्दों की फहरिस्त में हिंदुत्व एक अहम रोल निभाता रहा है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर और राजस्थान में कन्हैया लाल हत्याकांड और जोधपुर दंगों जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाकर बीजेपी पहले ही इसे क्लियर कर चुकी है। केदारनाथ धाम के कायाकल्प, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर महाकालेश्वर में महाकाल लोक के निर्माण तक हर मौके पर बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2024 में चुनाव से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस पहले ही बड़े जश्न की तैयारी कर चुके हैं। जाहिर है बीजेपी हिंदुत्व की धार कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। इसका इशारा महीने भर पहले ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से मिल चुका है। 25 अक्टूबर को बीजेपी की नैमिषारण्य में बैठक हुई। इसमें अवध इलाके के मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। यूपी में लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट दिया गया। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और यूपी 3.5 दशकों से बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है। सवाल है, इसे धार देने के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना गया? दरअसल नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। इसका जिक्र मार्कंडेय पुराण में कई बार आया है। इसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। पहले अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत नैमिष तीर्थ से की थी, जिसके बाद 25 अक्टूबर को बीजेपी ने लखनऊ से बाहर पहली बार अवध में संगठन की बड़ी बैठक बुलाई थी। सियासत में हर एक्शन के पीछे मैसेज देने की पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी भी यही संदेश देने में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वोटर तक ये मैसेज पहुंचा? 3 राज्यों में जीत से ये बात साफ हो चुकी है कि कुछ हद तक बीजेपी वोटर तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही है। बीजेपी की तरह ही इंडिया अलायंस भी 2024 की तैयारी में जुटा है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विरोधी कितने तैयार हैं? 3 राज्यों में चुनावी शिकस्त कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही। इंडिया अलायंस में दरार के भी संकेत मिलने लगे हैं। 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें 17 पार्टियां शामिल हुई, लेकिन शिवसेना और टीएमसी बैठक से दूर रही। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई जब कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवानी पड़ी, तो मध्य प्रदेश में करारी हार हासिल हुई। तेलंगाना में कांग्रेस भले ही जीत गई हो, लेकिन वहां मुकाबला बीजेपी से नहीं था। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान हुई तल्खी किसी से ढकी छिपी नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसे में विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? ये 172 दिन बाद ही पता चल पाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ एनडीए की गठबंधन है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता। हालांकि कुल 11 राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जबकि इनके पास लोकसभा में कुल 91 सांसद हैं। इनमें से 2 पार्टियां तो ऐसी हैं जो बड़े राज्यों पर शासन करते हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा। मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी, जिसके लोकसभा में 9 सदस्य हैं, वो भी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 को लेकर इन पार्टियों की क्या रणनीति है? क्या इंडिया या एनडीए का कुनबा बढ़ सकता है? 2024 को लेकर क्षेत्रीय क्षत्रपों की चुनावी रणनीति को विस्तार से बताती ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
तारीख 27 नवंबर 2023, जगह चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण का मौका था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे। तस्वीरें सुदूर दक्षिण के राज्य से आईं, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की सियासत में बहस का नया मुद्दा छेड़ दिया। पूछा जाने लगा कि 2024 में क्या क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका होगी? 2024 के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की रणनीति क्या है? क्या इंडिया और एनडीए का कुनबा बढ़ सकता है? बीजेपी और कांग्रेस के अलावा देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका कई राज्यों में एक छत्र राज कायम है। मसलन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो या यूपी में समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके से लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना तक। रीजनल पार्टियों का अपना वोट बैंक रहा है। ये वो पार्टियां हैं जो राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार में हिस्सेदार रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है। जेडीयू, शिवसेना और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी बीजेपी विरोधी गठबंधन में शामिल है। लेकिन ओडिशा में बीजेडी हो, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस हो या फिर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, ये वो पार्टियां हैं जो न तो एनडीए में हैं और न ही इंडिया अलायंस में। लिहाजा इन पार्टियों को अपने खेमे में करने में कोई भी गठबंधन पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई क्षेत्रीय शत्रप दिल्ली की सत्ता में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? अखिलेश यादव को सुनिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव। अखिलेश यादव लगातार विपक्षी दलों के एक साथ आने की बात करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सवाल यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां अगर एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। इसे 2019 के नतीजों से समझा जा सकता है। यूपी की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी को 17.96% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 49.56% वोट। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को 23.29% वोट मिले तो बीजेपी को 27.59%। बंगाल में टीएमसी को 43.2 तो बीजेपी को 40.25% वोट मिले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 18.11 तो बीजेपी को 56.56% वोट मिले। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन। हर पार्टियां अपनी सियासी गुंजाइश और नफा नुकसान देखकर ही चलती हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी रहे कई दलों के बीच अब दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। 2019 के चुनाव में शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन फिलहाल दोनों की राहें जुदा हैं। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो 29 पार्टियां एनडीए में थीं। आम चुनाव में भाजपा ने अकेले 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के बाकी 11 साथी दल 54 सीटें जीतने में ही कामयाब हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी कई दल एनडीए में आए, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल में 16 पार्टियों ने एनडीए छोड़ दिया। 2019 के आम चुनाव में एनडीए में शामिल 21 दलों ने चुनाव लड़ा था। इनमें बीजेपी समेत 13 पार्टियां सीट जीतने में कामयाब रही थी। एनडीए को कुल 354 सीटें मिली, इनमें से बीजेपी को 303 और एनडीए के बाकी 12 दलों को 51 सीटें मिली। बावजूद इसके बीजेपी कहती है कि उसके लिए यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के सहयोगी खास हैं। खास तौर से बिहार में बीजेपी को महागठबंधन से मुकाबला करना होगा, जिसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। ये और बात है कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लेकिन 2019 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ 2.4% वोट ही मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को
3.6% वोट मिले और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका बड़ा सियासी रसूख रहा है। दूसरी तरफ एनडीए से अलग होने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की सियासी राहें आसान नहीं रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एनडीए से अलग हुए दल क्या फिर से वापस आ सकते हैं। 2019 में 22 पार्टियों को साथ लेकर दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का साथ कई पार्टियों ने छोड़ा तो कई नए साथी भी मिले। लेकिन सवाल ये है कि 2024 में क्या होगा। जवाब यूपी में एनडीए के सहयोगियों से समझिए। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है। अपना दल सोनेलाल को 2019 में 1.2% वोट मिले थे, 2 सीट हासिल हुई थी। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 10 सीटों पर लड़ी और 1% से भी कम वोट मिलने के बावजूद 6 सीटें जीत गई। इन छोटी पार्टियों का असर सीमित वोटरों तक है या कुछ जिलों तक कह लीजिए। मसलन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। ओपी राजभर बीजेपी को गाजीपुर सीट जीतने में मदद कर सकते हैं। बीजेपी ने 2019 में ये सीट गंवा दी थी। इसी तरह पंजाब में बीजेपी को सहयोगी की जरूरत हो सकती है। 2020 में अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। अकाली दल ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया था। किसानों के तीव्र विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने कानून को वापस ले लिया, जिसके बाद माना जा रहा था कि अकाली दल फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने पंजाब में बीएसपी से गठबंधन किया है। दूसरी तरफ दक्षिण की बात करें तो साउथ में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में डीएमके इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुकी है। ओडिशा में बीजेडी की ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली नीति रही है। लेकिन तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के सत्ता से बेदखल होने के बाद एनडीए में शामिल होने के चांस बढ़ गए हैं। वैसे होता क्या है ये तो चंद दिनों बाद ही पता चल पाएगा। जाहिर है चुनाव तक अटकलों का दौर यूं ही चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ सीएम के लिए रायपुर में कल विधायक दल की मीटिंग में तीनों पर्यवेक्षक और प्रभारी रहेंगे मौजूद। सोमवार को एमपी राजस्थान में विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया राजस्थान के विधायकों से संवाद। 30-30 के ग्रुप में ऑनलाइन जुड़े विधायक। राजस्थान चुनाव में विजयी 8 में से 6 निर्दलीय विधायकों ने दिया बीजेपी को समर्थन। बागियों के खिलाफ निलंबन या निष्कासन का फैसला वापस ले सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन। मिजोरम के बाद अब राजस्थान में हुई हार की समीक्षा। कल एमपी छत्तीसगढ़ में मिली हार की हुई थी समीक्षा। राजस्थान में चुनाव नतीजों के हफ्ते भर बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निकाली अपनी भड़ास। कहा बीजेपी के पास चुनाव में नहीं था कोई मुद्दा, कन्हैया कांड को हवा देकर मुद्दों से भटकाया। तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई गई शपथ। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिलाई शपथ। बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर जताई नाराजगी। तेलंगाना में बीजेपी विधायकों ने आज नहीं ली शपथ। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने से नाराज हैं बीजेपी विधायक। विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। बोले 9 सालों में हुआ सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने फिनटेक इवेंट इन्फिनिटी फोरम को किया संबोधित। वीडियो के जरिए कार्यक्रम से जुड़े विदेशी विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिनिधि। दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी फिर टॉप पर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे आगे। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के लिए राज्य प्रशासन को बधाई दी। बीएसपी ने यूपी के अमरोहा से सांसद दानिश अली को किया पार्टी से निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। अपनी पोतियों संग गृह मंत्री अमित शाह ने चेस में आजमाया हाथ। पोतियों को शतरंज के गुर सिखाते नजर आए गृह मंत्री।
आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में लालू परिवार ने किया दर्शन पूजन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी के साथ कराया मंगल। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कार्यसमिति के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। 24 दिसंबर को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार भरेंगे हुंकार। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में करेंगे रैली। बीजेपी को वोट करने पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित समीना बी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से की मुलाकात। समीना अपने बच्चों के साथ सीएम हाउस पहुंची थी। केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार रांची पहुंचे अर्जुन मुंडा। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ओडिशा के बलांगीर में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग के मुताबिक 290 करोड़ रुपए कैश बरामद। कैश कांड पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। कहा, एक सांसद के घर से इतना कैश मिला, मैं अचंभित रह गया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 290 करोड़ पर गरमाई सियासत। दिल्ली में कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतरे बीजेपी के लोग। कांग्रेस नेता के भ्रष्टाचार को लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेस नेताओं के पुतले का दहन कर किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के कैश कांड को लेकर उन्नाव में भी प्रदर्शन। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस का पुतला फूंका। कैश कांड में घिरे सांसद धीरज साहू के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। रायबरेली में पार्टी के लोगों ने किया कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से मिले 290 करोड़ कैश पर बोले बीजेपी के नेता बीडी शर्मा। कहा, पीएम मोदी की गारंटी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। कैश कांड को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर सीधा प्रहार। कहा, कांग्रेस और करप्शन सगी बहनें, एक को लाओ दूसरी अपने आप आ जाती। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर तंज। कहा, मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी से मिले 200 करोड़, जनता से लूटे गए पैसों का होगा हिसाब। आईएसआईएस आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 44 जगहों पर एनआईए की रेड। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए का कड़ा प्रहार। 44 ठिकानों पर सुबह सुबह रेड। कर्नाटक और महाराष्ट्र से 15 लोग गिरफ्तार। बिहार के भगवानपुर में ईडी की दबिश। 2016 के टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बच्चा राय पर ईडी की जमीन कब्जा निकाल। फिरोजपुर सीमा के पास बीएसएफ ने बरामद किया संदिग्ध ड्रोन। नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। 21 दिसंबर को होगा भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव। जारी हुआ पूरा शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट के जरिए चुनाव पर लगाई गई रोक को रद्द कर दिया था। अयोध्या में रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार। लाइटिंग फिटिंग का कार्य पूरा। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने साझा की तस्वीरें। लखनऊ की एक इमारत में लगी भीषण आग से हड़कंप। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। चेन्नई के मनाली इलाके में एक साबुन पाउडर के गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। यूपी के बहराइच में पेंट की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के सहारनपुर में डंपर ने बस स्टैंड पर खड़े सवारियों को रौंदा। 2 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।